दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों इस वीडियो में दरअसल जो मंथली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चलती है उसी को आगे बढ़ाते हुए नवंबर 2025 से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो मूलतः बिहार से संबंधित होंगे और वो तमाम जानकारी हमेशा की तरह विस्तृत रूप में हम आपको देने वाले हैं। आज की इस क्लास की हम शुरुआत करें, थोड़ा सा मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि क्लासेज तकरीबन 2 सप्ताह absent हुआ। दोस्तों पिछले सप्ताह में गांव गया हुआ था, शादी था और 2 शादी था और दोनों फैमिली में था और दोनों अटेंड करना बहुत जरूरी था और दोनों मतलब समझिए कि 5 दिन के अंदर ही था। तो मैं सोचा कि जल्द से जाकर वापस मैं आ जाऊंगा, लेकिन दोस्तों तबीयत इतनी खराब हो गई, पिछले 1 सप्ताह से मैं बीमार हूँ। अभी आवाज़ की जो क्वालिटी है, जो आप सुन रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं आप, आपको फील आ रहा होगा, मतलब गला इतना खराब है। 5 दिन बुखार परेशान किया, अब गले में खराश है, आवाज़ थोड़ा सा। आपको इस वीडियो में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिटी है जो पहले की तुलना में थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, भरपूर कंटेंट आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर साउंड को लेकर आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के हम पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले आपको हम ये पुनः बतला दें कि ये आप जो देख रहे हैं मंथली संग्रह है करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। नवंबर 2025 को इसमें हमने कवर किया है, जो कि आगामी जितने भी बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो कई मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है, उन तमाम चीजों की कंप्लीट कवरेज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं यहां पर मंत्रिमंडल नया गठित हुआ है, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और यहां पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि ये जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन जब भी किसी विभाग की चर्चा होगी तो वो चीजों को पुनः यहां पर हम आपको रिकॉल कराएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। और जो इससे प्रीवियस मंथ का जो करंट अफेयर्स का जो मंथली संग्रह है, जनवरी से लेकर, ये तो नवंबर वाला है, जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर तक का अगर आपका छूटा हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा। और सभी महीने का जो 2 पीडीएफ आता है, एक तो मोड पीडीएफ होता है देखिए, इसी तरह से आवाज़ में थोड़ी सी मतलब आवाज़ फंस जा रही है, तो थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मतलब ज़्यादा अगर मैं जोर देके बोलने लगा तो मैं लंबे समय तक नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये क्लास में कंटेंट बहुत है, तकरीबन 1 घंटे का एक क्लास होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तमाम जो पीडीएफ है वो आपको इसी कोर्स में मिल जाता है, विजेता बैच है करंट अफेयर्स का। इसमें तमाम जो मंथली करंट अफेयर्स हैं 2024 से अब तक का सबका 2-2 पीडीएफ मिलता है, मंथली पीडीएफ डेली तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ सभी का डेली मंथली ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी जो है बेहतर यहां से आपकी हो जाएगी। और अभी रिसेंटली एक और पीडीएफ आने वाला है, जो कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का बिहार स्पेशल हमने दिया था, और बहुत सारे प्रश्न आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये कॉम्बो के रूप में हम आपको दे रहे हैं, इसी में हमने 2025 को भी शामिल किया है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपको करंट अफेयर्स के इसी विजेता बैच में ये मिल जाएगा। जैसे ही दिसंबर एंड होता है तो ये जो पीडीएफ है ये आपको इसी में मिल जाएगा। जो लोग लिए हुए हैं आप लोग वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं यहां पर आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। दोस्तों यहां पर पहला प्रश्न, एक बात ये ध्यान रखिए, मैं पुनः दोहरा दूं, ये सारे जो प्रश्न है वो बिहार से ही संबंधित होंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक अविरल गोदावरी, ध्यान रखिए अविरल गोदावरी का लोकार्पण कहां पर किया गया, और यह पुस्तक जो है ये किनके जीवन पर आधारित है। ध्यान देने वाली बात यह है, अविरल गोदावरी पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ है ये बिहार संग्रहालय पटना में हुआ है। विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर है, और ये पद्मश्री गोदावरी दत्त पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोई भी पुस्तक हो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम में प्रश्न का रूप लेती है। दोस्तों यहां पर इसको लेकर हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको लेकर ये तमाम जानकारी यहां पर आगे हम देखने वाले हैं। हाँ,
गोदावरी दत्त को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। धैर्यपूर्वक क्लास को देखिए, बहुत मजा आएगा, चीजें बहुत सीखने को आपको मिलेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स में अगर बिहार करंट अफेयर्स का दर्द है आपका, तो ये दर्द हम आपका दूर कर देंगे। आप पहले इस क्लास को देख लीजिए, अंदाजा लग जाएगा आपको कि जो प्रीवियस लेक्चर है मंथली करंट अफेयर्स को कितने इंपॉर्टेंट है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में बेसिकली इसका लोकार्पण हुआ है बिहार संग्रहालय में। बिहार संग्रहालय कहाँ पर है? पटना में। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन होता है पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय में। दोस्तों ये दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाइएगा नहीं, दोनों अलग अलग है। तो संपादक इसका किस मतलब कौन थे इस पुस्तक के? अशोक कुमार सिन्हा। और इस पुस्तक की अगर हम विषय की बात करें, इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है ये पद्मश्री गोदावरी दत्त का जीवन और उनसे संबंधित जो उनका योगदान रहा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं की गई है। लोकार्पण स्थल बिहार संग्रहालय पटना। लोकार्पण करता, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिकी मानव विज्ञानी डेविड सेंटन के द्वारा किया गया है। और इसकी शैली की अगर हम बात करें तो मिथिला पेंटिंग्स की कचनी शैली पर ये केंद्रित है। बेसिकली इसी को लेकर इसमें चर्चाएं हुई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गोदावरी दत्त को लेकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो दरभंगा की रहने वाली है। दरअसल इन्होंने यानी गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग, विशेषकर उसके तहत जो कचनी शैली है, इसको पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। और बेसिकली इसी को लेकर आपको ध्यान रखना है कि 2019 में इन्हें पद्मश्री, जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, इस सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। देखिए, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और उसमें भारत रत्न को भी ऐड कर लीजिए क्योंकि ये सभी नागरिक पुरस्कार हैं, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। यहां से एग्जाम में पहले भी बिहार में प्रश्न बने हैं, संभावना है कि आने वाले समय में भी प्रश्न बने 2025 में। अच्छा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिहार संग्रहालय पटना की है। अगर आप लोग विजिट किए हैं तो जरूर ये जो गैलरी है आपको वहां पर देखने को मिला होगा। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की। 2025 में 139 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब पद्म पुरस्कारों में से 3 पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। बिहार को 7 पुरस्कार मिला है। दोस्तों पिछली बार यहां से प्रश्न बना है बीपीएससी एग्जाम में, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और मैं एक बात आपको ये जोर देकर जरूर बतलाता हूं, फिलहाल यहां पर वो चीजों को आप देख सकते हैं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब यहां पर एक चीज मैं जोर देकर आपको हर बार मैंने बोला है कि केवल नाम याद रखने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आप अधूरी जानकारी रखेंगे याद। इसमें आपको ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करें सुशील कुमार मोदी को जो पद्म भूषण मिला है, आपसे पूछा जाएगा क्यों मिला है, तो सार्वजनिक मामलों के लिए, मतलब इसमें उत्कृष्ट कार्य को लेकर। जैसे निर्मला देवी को पद्मश्री क्यों मिला, तो सूजनी कला में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर। तो कैटेगरी यहां पर दर्शाई गई है सामाजिक सेवा, मतलब यहां पर तमाम चीजें हर हाल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो शारदा सिन्हा को मिला, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को। अच्छा, शारदा सिन्हा को लेकर एक प्रश्न और इस क्लास में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर चले अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी अति इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पिंक इनोवेशन पहल, जिसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलियंट सिस्टम्स 2026 में चुना गया है, निम्न में से यह किस नगर निगम से संबंधित है? ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है पटना नगर निगम। पटना नगर निगम के बारे में कई सारी जानकारी अभी पिछले 3-4 महीने में हमने कई दफा आपको दिया है। फिलहाल यहां पर अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करते हैं तो पटना नगर निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पटना नगर निगम की देखिए पिंक इनोवेशन पहल के तहत पिंक बस, पिंक टॉयलेट आदि ये सारी चीजें आपने सुना होगा। जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं ये पिंक टॉयलेट है। दरअसल पटना नगर निगम की जो ये पहल है, जो इनोवेशन है, पिंक इनोवेशन पहल को मार्च 2026 में नीदरलैंड्स के जो एक शहर है डेल्फ्ट, यहां पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुना गया है। और यह पहल स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। और इस चयन से पटना नगर निगम की स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार को एक प्रकार से वैश्विक पहचान मिली है। एक बड़ी उपलब्धि है वैश्विक स्तर पर जो ये पहचान मिली है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न में इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्च 2026 में यहाँ पर ये शामिल होगा, कोई पुरस्कार आदि मिलेगा तो तमाम चीजें आगे हम आपको जरूर बतलाएंगे।
लेकिन फिलहाल यहां पर इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इस सीरीज में प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका संग्रह आप अभी देख रहे हैं। तो यहां पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के नवीनतम रामसर स्थल के रूप में किस झील को मान्यता दी गई है जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है यह है गोगाबिल झील। विकल्प नंबर कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अब बिहार में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। भारत में इसकी संख्या बढ़कर 94 हो गई, यानी कि 94 हो गई है। अब यहां पर उन सभी का जिक्र हमने किया है। आप यहां पर देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को हाल ही में देश के नवीनतम रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही बिहार में अब कुल 6 रामसर साइट्स हो गए। बिहार में जो रामसर साइट्स हैं इसकी जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है। ये तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 2020 में बिहार के बेगूसराय जिले के कांवर झील को इसमें मान्यता दिया गया था। फिर 2024 में, चले आइए यहां पर देखिए, सुधार कर लीजिएगा, ये 23 नहीं बल्कि ये 24 होगा। इस चीज को थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन दोनों स्थल, जमुई का जो नागे और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, इसमें क्रम से दूसरे और तीसरे स्थल के रूप में शामिल हुआ। उसके बाद 2025 में सितंबर महीने में 2 और स्थल इसमें शामिल होता है। एक तो बक्सर जिले का है गोकुल जलाशय, और पश्चिमी चंपारण जो बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, वहां का उदयपुर झील इसमें शामिल होता है। तो उसकी संख्या बढ़कर हो जाती है 5। 3, 2, 5। अब अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में इसमें गोगाबिल झील, अक्टूबर या फिर नवंबर, अक्टूबर लास्ट में बोल लीजिए, नवंबर के शुरुआती दिनों में ये खबरों में रही थी। तो यहां पर ध्यान आपको रखना है कि गोगाबिल कटिहार जो है, जो झील है ये कटिहार वाला, इसमें शामिल हो चुका है। अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 94 हो गई। बिहार के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि अब बिहार में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो बढ़कर हुई है 6, यानी कि 6। और कंप्लीट जानकारी यहां पर भी आपके बीच हमने रख दिया है। दरअसल रामसर स्थल होता क्या है? एक आर्द्रभूमि साइट है, एक वेटलैंड साइट है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ईरान में एक स्थल है रामसर, यहीं पर 2 फरवरी 1971 को एक संधि हुआ था यूनेस्को द्वारा, एक हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। जो भी वेटलैंड्स को इसमें शामिल किया जाता है उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण दिया जाता है, उसे एक अलग पहचान मिलती है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं उसकी महत्वता में वृद्धि होती है। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। ये जो समझौता हुआ था, इसी मतलब यहां पे देखिए 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में तब से मनाया जाता आ रहा है। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और यहां पर हम आपको बतला दें, जिस पक्षी को आप यहां पर देख रहे हैं, ये नन्ही सी जो प्यारी सी पक्षी है, इसका नाम है गोरिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार की राजकीय पक्षी है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अभी जो 2025 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, उसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये थीम क्या है? प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर। इस बात को ध्यान आपको रखना है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित ये प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? देखिए, डेली करंट अफेयर्स में तमाम प्रश्नों को विस्तार में हमने आपको पढ़ाया है। अभी मंथली संग्रह आप देख रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको याद होगा और फट से आपने इसका आंसर किया होगा। ऑपरेशन जखीरा डिटेल में चर्चाएं हमने किया था। विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, अच्छा पहले उससे यहां पर इस बात को जरूर नोट कर लीजिए, जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, इससे पहले अवैध हथियारों की तलाशी को लेकर यह अभियान बिहार पुलिस ने शुरू किया था। इतनी क्लियर है, इतनी बातें। और कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन जखीरा। अब विधानसभा चुनाव की बात हुई है, तो आइए एक नजर यहां पर हम चीजों को देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। सबसे पहले अगर आपसे ये कोई पूछती है या फिर पूछता है कि
इस साल जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो कौन से क्रम का है? तो 18वीं विधानसभा चुनाव। 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ था, तो दोनों को रिलेट कीजिएगा। तो 2025 में 18वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ, ये बेसिकली आपको 2 चरणों में ध्यान रखना है, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। और आपको ये बता दें कि परिणाम जो आया था वो 14 नवंबर को आया था। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, वो चीज़ों का जिक्र यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने कर दिया है। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि बहुमत के लिए कितनी सीटों पर किसी भी पार्टी या फिर राजनीतिक गठबंधन को, ठीक है, जीत दर्ज करना अनिवार्य है बहुमत प्राप्त करने के लिए, ताकि उनकी सरकार बने। तो 122 सीटों पर जीत अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिए। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव के पहले जो डाटा जारी हुआ था मतदाताओं को लेकर, इसकी संख्या भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के डीप में जाके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स में पहले की तुलना में अब थोड़ी सी मतलब ये कठिन होती जा रही है कि प्रश्न कहीं से भी आपको देखने को मिल सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि कितना आसान है कितना कठिन है, क्योंकि आप कई बार ऐसे देखते होंगे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ों को लेकर भी प्रिपेयर आप लोग रहिएगा। जो अब यहाँ पर आपके समक्ष हम डेटा के रूप में रख रहे हैं उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारी बातें हम करेंगे, ध्यान से इसको देखिए समझिए। पहली विधानसभा चुनाव जो है ये वर्ष 1951-52 में बिहार में संपन्न हुए थे। और आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि यह स्वतंत्र भारत का पहला विधानसभा चुनाव भी था। चुनाव का जो परिणाम जो जारी हुआ, जो आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी। और आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब यहाँ पर वो चीज़ों का जिक्र हमने कर भी दिया है। चलिए आइए यहाँ पर अगले स्लाइड में कुछ चीज़ों को डिटेल में अब यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी जानकारी और भी है, लेकिन अगले प्रश्न में हम यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय वुशु चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उसमें एक रिपोर्ट भी आया है, लेजिस्लेटिव पीआरएस रिपोर्ट, और कई सारी जानकारी है जो अभी हम आपको देंगे। ठीक है, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय वुशु चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 सिल्वर यानी कि 2 रजत और 2 ब्रॉन्ज अर्थात 2 कांस्य पदक अपने नाम क्या है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि जो प्रतियोगिता का आयोजन है ये 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय वुशु चैंपियनशिप। अच्छा एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वुशु जो है मार्शल आर्ट आप बोल सकते हैं। जो कुंफू है ना, जो चाइना में बेसिकली से कुंफू ही कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चीन में विकसित एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो कि कुंफू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पर मैं आपको बतला रहा था मणिपुर का एक थांगटा जो है मार्शल आर्ट, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली उसी को लेकर यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मार्शल आर्ट को लेकर ही। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वजीर बाग में ये आयोजित हुआ है। इस बात को ध्यान आप लोग रखिए, आयोजन स्थल है ये, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। बिहार के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 4 पदक अपने नाम किया, लेकिन विशेष बात यह है कि कोई भी गोल्ड मेडल यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कोई भी गोल्ड मेडल बिहार ने नहीं जीता है। 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों का नाम आप देख रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर चूंकि खेल की बात हो रही थी, अब तक हम आपको ये बतलाते आ रहे थे कि बिहार के जो मौजूदा खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता है, नई सरकार का गठन हो चुका है। अब जो है श्रेयसी सिंह बिहार की नई खेल मंत्री है, जो जमुई से बीजेपी विधायक, और आपको हमने कई बार जानकारी दिया है कि ओलंपिक में भी ये भाग ली है। ठीक है, यहां पर देखिए हमने लिखा भी है कि बिहार के खेल मंत्री अब श्रेयसी सिंह है, जबकि केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया साहब है। तो इतनी बातों को ध्यान आपको रखना है। खेल को लेकर बेसिकली जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नजर आते हैं मुझे, वो इस सीरीज में हम आपको बतलाते हैं, उसका चिंता आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा था। बेसिकली ये डायरेक्टली बिहार से तो संबंधित नहीं है, लेकिन बिहार में भी इसका कुछ असर देखने को मिला। अब यहाँ पर इसलिए हमने इसे शामिल किया है क्योंकि बिहार में इसका असर देखने को मिला है और है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक।
चर्चाएं अभी हम करेंगे, जैसे कि चक्रवाती तूफान मोंथा का जो नाम है ये किस देश ने दिया, किस देश ने सुझाया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थाईलैंड ने। अच्छा, मोंथा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और ये जो नाम है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिएगा बंगाल की खाड़ी में उठा है चक्रवाती तूफान मोंथा का नाम थाईलैंड ने दिया है। देखिए ये जो आप तस्वीर में जो मैप आप देख रहे हैं, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना हिंद महासागर का क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत ये बंगाल की खाड़ी आपको दिखेगा। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मतलब क्षेत्र के मतलब आसपास जितने भी राज्य हैं, मतलब यहाँ पर मतलब इसका असर देखने को मिला। और मतलब समझिए कि 1 डेढ़ सप्ताह ये तबाही मचाया और बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर छीट फूट इसका असर देखने को मिला। रुकिएगा 1 मिनट। मौसम जो चेंज हो रही है ना उसका बहुत मतलब, मैं ये क्लास लेने में असमर्थ था, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं क्लास लूँ, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल कर रहे थे और वास्तव में बहुत देरी भी हो गई। और मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं यहीं पर हूँ, पिछले 1 सप्ताह से मैं स्टूडियो में हूँ, मतलब सेंटर पे ही हूँ जहाँ से क्लासेज आपको मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं समर्थ ही नहीं हूँ कि मैं क्लास ले पाऊँ। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी हम इसको पूरा करेंगे। लगभग 30 प्रश्न है और डिटेल में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ब्रेक बस मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हम आगे चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब नामांकन को लेकर बात करते हैं। जो खास करके किसी भी चक्रवाती तूफान का जो नामांकन होता है या फिर किस देश द्वारा ये नाम दिया गया, तो बारी बारी से इन 13 देश द्वारा नामांकन होता है। इसमें आपको भारत भी दिखेगा, भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश भी दिखेगा, पाकिस्तान भी दिखेगा। ये नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेगा। ये सूची मौसम विज्ञान या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन और ESCAP एक संस्था है, इसकी देखरेख में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मतलब एक प्रकार से प्रबंधित होता है, प्रतिबंधित नहीं। बेसिकली जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठते हैं, इसके नामांकन को लेकर अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी जो खबरों में है ये चक्रवाती तूफान मोंथा खबरों में है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो सोनपुर मेला है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला या फिर स्थानीय लोग छत्तर मेला भी कहकर संबोधित करते हैं, ये कहाँ पर बेसिकली आयोजित होता है। देखिए यहाँ एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग पॉइंट शामिल है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है जिस प्रकार से विकल्प यहाँ पर हमने आपको दिया है। विकल्पों के आधार पर मैं इसको और भी कठिन बना सकता था, लेकिन फिर भी जिस आधार पर ये विकल्प है, इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारण जिले में आयोजित होता है, पटना में नहीं, ना ही वैशाली में। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारण जिले में गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह आयोजित होता है। दोस्तों इस मेला के इतिहास को लेकर भी हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में चर्चाएं किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक नजर यहां पर जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए धार्मिक आस्था का एक प्रतीक रहा है लंबे समय से, और विशेष रूप से पशु हाट के रूप में पूरी दुनिया बोल सकते हैं, पूरी एशिया बोल लीजिए, यहां पर इसकी प्रसिद्धि रही है। दोस्तों इतिहासकारों के आधार पर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा, जो मगध पर शासन किए थे अपने मतलब एक सहयोगी बोल लीजिए, मंत्री बोल लीजिए, चाणक्य की सहायता से या फिर कौटिल्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में। और आपको यहाँ पर इतना ही ध्यान नहीं रखना है, जो नंद वंश इससे पहले यहाँ पर सत्ता पर काबिज था, जो अंतिम शासक थे घनानंद, और जो खास करके सिकंदर के समकालीन थे, तो घनानंद को पराजित करते हुए मौर्य वंश की नींव रखी थी। ये वही मौर्य वंश है जिसके तीसरे शासक हुए महान सम्राट अशोक। और पटना में जो महेंद्रू एक जगह है, उनके पुत्र महेंद्र के नाम पर ही वो पड़ा है महेंद्रू। अच्छा महेंद्र को लेकर आप लोग ये जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को लेकर अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। तो वही महेंद्र है, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब यहां पर कालांतर में आप इस बात को भी समझिएगा, जो गंगा और गंडक नदी के संगम पर तट पर जो सारण जिले में इस मेले का आयोजन होता है, पशु मेला के अगर दृष्टिकोण से आप कालांतर में चीजों को देखेंगे तो धीरे धीरे जो थीम है, जो इसकी पहचान है, वो खोती चली जा रही है। यहां पर अब मनोरंजन का एक प्रकार से
आप बोल लीजिए व्यवसाय होता है, मनोरंजन को लेकर चीज़ों को एकदम बढ़ावा देने का कार्य इस मेले में होता है। ठीक है, तो समय के साथ ये बदलाव देखने को मिला है, ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। दोस्तों एक चर्चा अभी हम अशोक को लेकर कर रहे थे। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद उनका हृदय प्रभावित हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि लाखों लोगों की कत्ले आम हुई थी, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उनके मन में एक सवाल खटक रहा था कि इस युद्ध में, बेसिकली वो युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन वो निर्धारित नहीं कर पाए कि इस युद्ध को मैंने जीता या फिर मैंने हारा। परिणाम स्वरूप मतलब इतना उन्हें मतलब ये लगा दिल में कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो चर्चाएं अब प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखते होंगे, पढ़ते होंगे, चीजों को समझते होंगे। चले ये अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका जिनकी 5 नवंबर 2025 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई है, जिन्होंने छठ गीतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, वे कौन है? उनका नाम शारदा सिन्हा। दोस्तों 2024 में 5 नवंबर को छठ पर्व के ही दिन इनका निधन हुआ था। ये बड़ी सौभाग्य की बात है जो इनकी एक प्रकार से पूरा जीवन छठ गीतों के इर्द गिर्द घुमा है। बेसिकली एक सम्मान की दृष्टिकोण से भी आप इन्हें देख सकते हैं, और साथ ही साथ बिहारी होने का एक गर्व या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान इन्होंने दिलाई छठ गीतों को, वो सराहनीय है और पूरा बिहार वासी युगों युगों तक इस बात को याद रखेगी। फिलहाल यहाँ पर शारदा सिन्हा इसका राइट आंसर है। 2025 में 5 नवंबर को इनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई है। अब यहाँ पर आगे हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे इनके बारे में। जो शारदा सिन्हा की हम बात कर रहे हैं, तो एक नज़र, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा, हर हाल में चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 1952 को हुलास एक जगह है सुपौल बिहार में, यहीं पर इनका जन्म हुआ। शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका निधन हो गया। अब आगे यहाँ पर देखना है कि उन्हें मिले पुरस्कारों में जो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पद्मश्री जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, वर्ष 1991 में इन्हें मिला। पद्म भूषण की बात करें जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, 2018 में इन्हें मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला वर्ष 2000 में, और 2025 में इन्हें मतलब इस साल जो 139 महान विभूतियों को ये सम्मान मिला है, उनमें से एक नाम इनका भी है। तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई और भी पुरस्कार, जैसे इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न, मिथिला विभूति जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2025 में 139 महान हस्ती को जो पुरस्कार मिला है, उस संदर्भ में यहाँ पर जानकारी यह है कि 5 को तो पद्मश्री मिला है, लेकिन एक जो सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण और शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, तो कुल मिला के पद्म पुरस्कारों में 139 पुरस्कारों में से 7 पुरस्कार इस बार बिहार के नाम रहा है। अब इनको लेकर इनकी जो पहचान है, जो गीतों से प्रचलित हुई, हो छठी मैया, कांच ही बांस के बहंगिया, पहले पहल हम कहले प्रणाम, ये सारे गीत, अच्छा इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी का बदलता हुआ स्वरूप ऐसा है कि आपको पूछा जा सकता है, तो ये गीत का जो बोल है उसे ध्यान रखिएगा। अब एक जरूरी जानकारी और हम आपको दे दें कि भोजपुरी गीत उन्होंने 1974 में शुरू किया था। 1978 में पहली बार उगो हो सूरज देव, ये बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग है, ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था। 1989 में कहे तो से सजना हो तोरी सजनिया, ये बॉलीवुड गाने से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। देखिए छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि, मतलब इस टाइप के मतलब गीत इन्होंने अपने जीवन काल में गाया। पहली पुण्यतिथि अभी मनाई गई है 5 नवंबर को। अच्छा यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की बात कर रहे थे, 2025 में 139 महान हस्तियों को जो सम्मानित किया गया है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एक नज़र इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा यहाँ पर एक विकल्प आपके पास ये भी है कि इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, इस वाले कोर्स में करंट अफेयर्स का ये बैच है, विजेता बैच, और यहाँ पर जो भी बेनिफिट आपको दिख रहा है, तो ये तमाम बेनिफिट आपको इसमें मिलेंगे। प्रिपरेशन बेहतर होगी, कोई भी शिकायत यहाँ पर आपको नहीं होगी। अच्छा आपके मन में डाउट है सर जो छूट गया है मटेरियल पिछले 1-2 सप्ताह में, तो वो भरपाई आपकी हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए तबीयत खराब हुआ, इस वजह से क्लासेस एब्सेंट रहे, इस बात को आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा।
बस मैं तो यही बोल सकता हूँ कि आप लोग बस मैं सॉरी ही बोल सकता हूँ, आप लोग माफ़ करने का प्रयास कीजिएगा हो सके तो, क्योंकि मेरा जीवन जो है, मैं पिछले 4 साल से, 4 या 5 साल से मैंने आपको बेहतर कंटेंट दिया है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे, बिहार विधानसभा की वर्तमान व 17वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है किस तिथि को समाप्त हुआ। अब यहाँ पर एक सुधार की जरूरत है प्रश्न में, बिहार विधानसभा की 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो किस तिथि को समाप्त हुआ है, और ये तिथि है 22 नवंबर 2025 को ये समाप्त हुआ है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17वीं विधानसभा कार्यकाल मतलब जो इसका मतलब कार्यकाल की अगर हम बात करें, अवधि जो समाप्त हुई 22 नवंबर 2025 को। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चुनाव को लेकर तो जानकारी हम आपको दे ही चुके कि 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतलब अच्छी तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। 14 तारीख को, नवंबर को ये परिणाम आया और परिणाम स्वरूप बिहार में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, उसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर, तो एक संयोग है, मतलब यहाँ पर एक अलग से एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपके बीच रख दिया है। चलिए हम यहाँ पर चुनाव की बात कर रहे हैं, वो तमाम बातें अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान से इस सारे चीज़ों को देखिएगा, इसमें कुछ नए अपडेट भी शामिल हैं। चलिए पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको चीज़ों को मैं बतला सकूं। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ था, और इसी दौरान बिहार में 1937 में, कब, तो 1937 में बिहार विधानसभा का गठन हुआ और 23 जुलाई 1937 को राम दयालु सिंह को बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष या फिर स्पीकर निर्विरोध चुना गया था। इतना ध्यान रखिए। अब इसकी बात अगर हम करते हैं राम दयालु सिंह की, तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। अब यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं का गठन हुआ, बिहार में भी ये चीजें देखने को मिला, बिहार में भी विधानसभा के स्पीकर चुने गए। ये कॉमन सी जानकारी, इतनी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर की बात हो रही है तो लगे हाथों ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि अब बिहार में विधानसभा के जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष चुने गए हैं, ये हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो बीजेपी से हैं, यानी कि भाजपा से हैं। इसको अपडेट कर लीजिएगा, नई अपडेट है। ठीक है, अब बात यहां पर हम करते हैं बिहार में सीटों की संख्या को लेकर, क्योंकि कई बार ये हमें देखने को मिलता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिहार में लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपुल की बात करें तो इसकी सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा की बात करते हैं, स्टेट काउंसिल की बात करते हैं तो 16 है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो 243 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 सीटें हैं। ये बिहार विधानसभा भवन को आप तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आगे आते हैं, अब थोड़ा सा और चीज़ों को हम डीप में लेके चलते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रांतीय स्वशासन की जब शुरुआत हुई 1935 में, यहाँ पर देखिएगा 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, इसके तहत भारत में पहली बार प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत हुई। 1937 में बिहार में भी चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल की, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। अब एक चीज यहां पर आपको समझना, अच्छा लिखा भी है हमने, उस समय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रीमियर कहकर संबोधित किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिए, प्रीमियर। अच्छा मुख्यमंत्री शब्द जो एक प्रकार से प्रचलन में आया, अभी हम चर्चा कर रहे थे ना 1951-52 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, तो उसके बाद या फिर आप बोल सकते हैं संविधान लागू होने के बाद ये मतलब चर्चे में आए थे। मुख्यमंत्री शब्द जो है ये भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, आप बोल सकते हैं 1950 के बाद से ये प्रचलन में आया था। क्लियर है। अब यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिए, श्री कृष्ण सिंह और श्री कृष्ण सिन्हा को लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपका कंफ्यूजन यहां पर दूर कर दूं। जो आप यहां पर सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये श्री कृष्ण सिंह का है और इनके नाम पर भारतीय डाक ने
2016 में ये डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों श्री कृष्ण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह दोनों एक ही है। सरकारी दस्तावेज जितने भी हैं जो आधिकारिक रूप से आपको देखने को मिलता है, उसमें इनके लिए श्री कृष्ण सिन्हा शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं, मतलब सरकारी या फिर आधिकारिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप में से ही किसी ने कमेंट किया था, उसको मैंने रिप्लाई भी किया था, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर भी आपका ये क्लियर हो गया। अब बिहार विधानसभा से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी, एक कॉमन सा सवाल आपके बीच है, जरा इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो होते हैं। राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? अच्छा 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। जिस प्रकार से भारतीय संसद में उच्च सदन निम्न सदन याद रखते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उसी प्रकार से यहां पर भी किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो 500 हो सकती है। बिहार में 243 है, और साथ ही न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, एक कॉमन सी जानकारी है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक, ये है ना, तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा, जो भुवनेश्वर की राजधानी है, सॉरी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा तो राज्य है ना, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहां पर आयोजित 3 दिवसीय 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? प्रियांश की बात करें, जो बेसिकली यहाँ पर 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग जूनियर कैटेगरी में इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, ये बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कतर में आयोजित होने वाले, देखिए ये जो प्रश्न हमने लिखा था, अब ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, अभी इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। देखिए कतर में आयोजित होने वाले या फिर आयोजित हुए राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई इंडिया ए टीम में बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इंडिया ए टीम में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों 14 से लेकर 23 नवंबर तक ये दोहा कतर में आयोजित हुआ ये प्रतियोगिता, और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता के लिए जो इंडिया ए टीम का जो कप्तान है चितेश कुमार को बनाया गया और नमन धीर को उप कप्तान बनाया गया था। इसी टीम में बिहार के वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जो बेसिकली बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी अभी पिछले साल आईपीएल में डेब्यू किए थे और एकदम कड़ा प्रहार किए थे, ठीक है, एकदम छक्के छुड़ा दिए थे। अब बेसिकली यहां पर वो चीजें हम डिस्कस उतना नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर आपको बता दें, जो प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, पाकिस्तान ने मतलब इसको जीता है बांग्लादेश को हराकर। इस बात को ध्यान आप लोगों को रखना है। चलिए फिलहाल यहां पर इतनी जानकारी है, और ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में कुछ विशेष तौर पर आपको मिल जाती है। जी जी, अब देखिएगा तो यहां पर बेसिकली ये एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप को लेकर जानकारी है। महिला वर्ग वाला 13वां संस्करण है। भारत अब तक इसका खिताब एक भी बार नहीं जीता था। पहली बार इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 52 वर्षों के बाद। दोस्तों यहां पर शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो विमेन्स वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है, एक दिवसीय यानी कि वनडे विश्व कप की जो शुरुआत है विमेन्स कैटेगरी का, ये 1973 में हुआ था। हालांकि उस साल भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। 1978 में पहली बार डायना एडुल्जी की कप्तानी में भारत इसमें शामिल हुआ था, वर्ष 1978 में। तो यहां पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि टूर्नामेंट के इतिहास में जब आप चीजों को देखेंगे समझेंगे, 1973 से काउंट करेंगे तो 52 साल बाद, और 78 से काउंट करेंगे तो 47 साल का समय लग गया इस टाइटल को जीतने में। डायना एडुल्जी को लेकर अभी हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन दोस्तों एक बात ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतियोगिता है, जानकारी अभी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये प्रतियोगिता काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका को, यहां
पर देखिए हरमनप्रीत की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर 52 साल के बाद इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। अच्छा, प्रतियोगिता को लेकर जानकारी आगे हम देखेंगे, लेकिन चूंकि डायना एडोलजी की बात हुई, 1978 में पहली बार इनकी कप्तानी में भारत इसमें भाग लिया था। तो डायना एडोलजी भारत की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर है। वर्ष 2023 में इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है, वो क्या, 2025 में इसमें पुरुष कैटेगरी में महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल किया गया है। ये आईसीसी का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें भारत के जितने भी क्रिकेटर शामिल हैं, पुरुष वर्ग में 9 हैं, महिला वर्ग में 2 हैं, कुल मिला के 11 क्रिकेटर शामिल हैं। ये कंप्लीट सूची आप यहां पर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर लेना है तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। और वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कई सारे एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर इस प्रतियोगिता की जो हम बात कर रहे थे, ये 13वां संस्करण है विश्व कप का। 30 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 नवंबर 2025 तक ये आयोजित हुआ, भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में। अगर भारत के दृष्टिकोण से इसकी मेजबानी को हम देखते हैं तो चौथी बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। हालांकि 2 बार 15 और 17 में, यहां पर मैंने लिखा भी है ना, 15 नहीं बल्कि 2005 और 17 में, 15-17 नहीं बल्कि 5 और 17 में फाइनल तक का सफर भारत का चला था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है ये भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। पुरस्कार स्वरूप जो प्रश्न मतलब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, विजेता भारत बना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विजेता की बात हो एग्जाम में तो विजेता ध्यान रखिए भारत, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो दीप्ति शर्मा, और सबसे अधिक रन जो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉल्फार्ट्स, इन्होंने अपने नाम किया 571 रन, और सबसे अधिक विकेट भारत की दीप्ति शर्मा 22 विकेट अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता का फाइनल जो मुकाबला था ये मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और भारत पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ये 13वां संस्करण था, मेजबानी भारत और श्रीलंका ने किया, और ये शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में। अब सवाल यहाँ पर एक और है जो मैंने आपके बीच यहाँ पर रखा भी है। सबसे अधिक, ये 13 संस्करण है ना, 13 संस्करण अब तक आयोजित हो चुका है, तो सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। उसके बाद 4 बार है इंग्लैंड, 7-4 11 हो गया। एक बार है न्यूजीलैंड, 11 1 12 हो गया, और एक बार है अपना भारत, तो 12 1 13। तो कुल 13 संस्करण को लेकर जानकारी ध्यान रखिए। यह वनडे विश्व कप में भारत का एक रिकॉर्ड है कि अभी हाल ही में इन्होंने खिताब अपने नाम किया। पुरुष क्रिकेटर की दृष्टिकोण से देखते हैं तो 1983 में पहली बार कपिल देव की अगुवाई में भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया था, वेस्ट इंडीज को हराकर। और साथ साथ आप यहाँ पर यह भी ध्यान रख लीजिए, 2011 में जो यहाँ पर लिखा गया है, ये महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया था। तो कुल 2 बार इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। दोस्तों क्रिकेट पिच को लेकर यहाँ पर जानकारी है। क्रिकेट की जो 3 फॉर्मेट होते हैं आईसीसी के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा T20, फिर आता वनडे, फिर आता टेस्ट। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इसके बारे में बतलाइए, तो यहाँ पर वो डिटेल जानकारी दी गई है। 22 गज का ये पिच होता है। अच्छा, उतना मतलब डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए इसका डीप नॉलेज तो गूगल कर लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर उतना पिच आदि को लेकर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो ये लंबाई पूछा जा सकता है। चलिए इसको मैं स्किप करता हूँ, यहाँ उतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में आयोजित 53वें विद्यापीठ स्मृति पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 का जो आयोजन है, ये किस स्थान पर किया गया, जहां 13 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 53वां संस्करण है, 53वां विद्यापति स्मृति पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान समारोह। 13 विशिष्ट व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये बेसिकली दरभंगा में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। 13वां संस्करण है और जो व्यक्ति को सम्मानित यहाँ पर किया गया है, जिन महान हस्ती को, बेसिकली यहाँ पर उनका नाम है जानकी जन्मभूमि मंदिर पुनराधाम के पीठाधीश्वर महंत कौशल किशोर दास, और भी कई ऐसे नाम हैं जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं।
13 नाम आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको इस समारोह से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको ध्यान रखना है कि विद्यापति सेवा संस्थान की मुख्य पत्रिका अर्पण का यहाँ पर विमोचन किया गया। कवि विद्यापति की बात करें तो उनका जन्म लगभग 1352 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले में एक गांव है बिस्फी नामक गांव में हुआ था। इस चीज को ध्यान रखिए। और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और विद्यापति अपनी विद्वता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर जो सम्मान समारोह था, ये जानकारी तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बीच यहाँ पर है। हिंदी सेवी सम्मान 2025, और इसे रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 2025 में 23 अगस्त को 12 साहित्यकारों व संस्थाओं को सम्मानित किया गया। और पुरस्कार का नाम देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर हाल में आपको ये याद रहना चाहिए। सपोज कीजिए कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, यहां पर मैं प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूं कि महादेवी वर्मा पुरस्कार किन्हें मिला है, तो वंदना राग को कोई भी पूछा जा सकता है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2025 किन्हें मिला, तो श्रीराम तिवारी को। तो याद रहेगी तभी तो आप आंसर कर पाएंगे ना, तो इस बात को ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का मतदान दर्ज किया गया है। मतदान प्रतिशत की बात हुई है तो 66.91%। ये ध्यान रखिए, 67.91% मतदान हुआ है ओवरऑल। पहला चरण जो आयोजित हुआ था 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 66.91% मतदान हुआ है, जो कि बिहार के इतिहास में ये सर्वाधिक मतदान है। इस बात को भी ध्यान आप लोग रखिएगा, सर्वाधिक मतदान है। और साथ ही साथ अगर ये आंकड़े में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो रही है, हमें तो बहुत सोच समझ के, बहुत डेटा को देखने के बाद जो सटीक मुझे लगा वो यहाँ पर आपके बीच रखा है। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा गलत है, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है कि ये सटीक डेटा हो। ठीक है, मेरे ओर से ये मतलब एक सटीक है, लेकिन फिर भी आप एक बात को जरूर नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस बार जो चुनाव हुआ है 60% का जो आंकड़ा है उसे पार किया है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि पिछले बार जो 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, 17वीं विधानसभा चुनाव, यहाँ पर 57.29% महज इतना ही वोटिंग हुआ था। तो 60% का आंकड़ा को पहली बार पार किया है। इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों एक जानकारी काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे तुलना भी जरूर ध्यान रखिए। मतदान में जो वृद्धि हुआ 9.6%। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अपेक्षाकृत अधिक वोटिंग किया है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं जो लाई गई है, चुनाव से पहले जिस प्रकार की सहायता राशि दी गई, मतलब ये तमाम चीजें एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसका परिणाम रहा होगा। तो खैर कोई भी बात हो वो अलग विषय है। एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी मुझे आपको देना है वो चीज़ें यहाँ पर आपके समक्ष हमने रख दिया है, तो तमाम बातों को ध्यान रख लीजिए। चलिए आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये बातों को इस बातों का जिक्र हम कर ही चुके हैं, जो चुनाव 2 चरणों में आयोजित हुआ, मतलब बहुमत के लिए कितनी सीटें और जो चुनाव आयोग के अनुसार मतदाताओं की संख्या, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर वही सारी लिखी गई है। अब देखिए बिहार में जो सीटें हैं, खास करके विधानसभा की 243 सीटें हैं, जो कि बिहार के 38 जिलों के अंतर्गत आते हैं। और जो 38 जिले हैं बिहार के 9 प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। बिहार में जो 9 प्रमंडल है उसको याद रखने का बेसिकली हमने एक ट्रिक भी आपको बतलाया है, वो ट्रिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार के प्रमंडल को याद रखने का ट्रिक है पूसा को मुंबा दंपति, और इसी क्रम के अनुसार, यानी कि पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, बा से भागलपुर, तो से दरभंगा, मो से मगध, पो से पटना, ती से तिरहुत, क्रम के आधार पर यहाँ पर हमने लिखा है। आप चाहे तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। इधर हेडक्वार्टर है उसका, जो मुख्यालय है, और फिर यहाँ पर उसके अंदर जो जिले हैं, तो पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मो से मुंगेर, बा से भागलपुर, दो से दरभंगा, मो से मगध, पो से पटना, ती से तिरहुत। आई थिंक मैंने यहाँ पर सही बोला है, और इसको इसी तरह से याद रखिएगा। इंटरव्यू तक आपकी मदद ये जरूर करेगा। और जो जिले हैं इसके अंतर्गत 38 जिले, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो सबसे नवीनतम जिला है वो अरवल है, जो कि किस प्रमंडल के अंतर्गत है, तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपके बीच है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए झारखंड राज्य की पहली महिला कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हाल ही में कौन बनी है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से
अलग हुए, देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बंटवारा हुआ था, बिहार और झारखंड स्वतंत्र प्रांत बना था। तो झारखंड, इसके बाद यहाँ पर वही प्रश्न लिखा गया है कि झारखंड राज्य की पहली महिला कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? तो इनका नाम है तदासा मिश्रा। इस बात को ध्यान रखिए, झारखंड के इतिहास में पहली बार है जब महिला डीजीपी चुनी गई है, और उन्होंने, आपको ध्यान रखना है, जो इस्तीफा दिया अनुराग गुप्ता, उनका स्थान लिया है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये पद जो है किसी भी राज्य में, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सबसे ऊंचा पद होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में इस समय जो डीजीपी है वो विनय कुमार है, इस बात को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पद है। और यहाँ पर एक जानकारी हम यहाँ पर आपको ये भी देंगे, बेसिकली इनके बारे में, जो झारखंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हो, तो ध्यान आपको रखना ही रखना है। बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम है, ये तमाम बातों को ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर झारखंड की हम बात करेंगे, झारखंड के बारे में एक दो प्रश्न और आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पूर्व यहाँ पर एक जानकारी यह है कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड, जो कि वनों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जाना जाता है वनों की भूमि के रूप में, 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से विभक्त होकर अस्तित्व में आया था। और एक सवाल और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो संपूर्ण क्षेत्रफल था बिहार और झारखंड का, जो सम्मिलित प्रांत था, उसका 44% जो हिस्सा था, उसके साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। वो चीज़ें यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, 44% जो क्षेत्रफल है, मतलब जो था, उसके साथ झारखंड राज्य का अस्तित्व, मतलब अस्तित्व में आया था। और इसकी जो सीमाएं हैं, उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। लगे हाथों बिहार की चौहद्दी को भी, बिहार की जो सीमाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश। इस तरह से चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। देखिए यहाँ पर एक वन है जिसे कि अभी हाल ही में खबरों में, सरांदा वन करके एक वन है, सरांद्री या फिर सरांदा, ऐसे मैं नाम सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा ही एक वन है झारखंड में जो भी खबरों में है। मे भी यहाँ पर मैं उसकी चर्चा करूँ, फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। सरांड्रा वन ऐसे करके एक वन है, मुझे नहीं आ रहा, मतलब इसी तरह का एक है सरांड्रा। चलिए अब यहाँ पर एक जानकारी और हम देना चाहेंगे। वर्तमान में भारत में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी सूची को आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 28 राज्य हैं। दोस्तों अभी इसमें जो नया बदलाव है, 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को विभक्त करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर आगे चल के 2020 में दादरा और नगर हवेली, साथ साथ दमन और दीव का विलय कर दिया गया, तो उसकी संख्या 9 से घटकर पुनः से 8 हो गई। तो वर्तमान में 8 राज्य और 8 राज्य नहीं बल्कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। यहाँ पर एक अपडेट आपको मैं देना चाहूँगा जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जो दीव जिला है, या फिर जो दीव है, हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या फिर जिला बनकर उभरा है, जहां पर बिजली की जो मांग है पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ये तो ध्यान रखेंगे आप। लेकिन एक और है कि 24 जून 2024 को लद्दाख जो है ये भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। तो विशेष रूप से ये सारे पॉइंट को एकदम नोट डाउन करना है और हाल हाल में इसे पढ़ना है, याद रखना है। केवल नोट डाउन करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, बना बनाया नोट्स आपको विजेता बैच में मिलता है, जो मंथली संग्रह हमारा आता है, वहां से आप बना बनाया नोट्स ले सकते हैं। आपका समय बचेगा और चीज़ों को आप याद करने में वो समय देंगे। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ी चर्चा हम बिहार को लेकर करते हैं, चूंकि बिहार की जो विभाजन हुआ झारखंड को मतलब बिहार और झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यहाँ से कुछ चीज़ों को देखना अति आवश्यक है। 22 मार्च 1922 को, ये ध्यान रखिए, 22 नहीं बल्कि 1912 को, 22 मार्च 1912 को यहाँ पे देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। और इस साल 2025 में बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, और इसका थीम क्या है, 113वें बिहार दिवस का
तो उन्नत बिहार विकसित बिहार इसका थीम है। अब एक दो जानकारी और भी है कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। इसको याद रखने का एक हिंट मैं आपको दे दूं कि बिहार की राजकीय पक्षी है गोरैया, और विश्व गोरैया दिवस की भी शुरुआत 2010 में ही हुई थी। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट जो अति महत्वपूर्ण है कि बिहार का शताब्दी स्थापना वर्ष 2012 में मनाया गया था। शुरुआत जो 2010 में हुई थी, नीतीश कुमार द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी बिहार दिवस मनाने की। और यहाँ पर देखिए 2024 में 112वां बिहार दिवस। इस अवसर पर चूंकि लोकसभा चुनाव आयोजित होता, कोई भी राजकीय स्तर पर समारोह आदि आयोजित नहीं हुआ था, तो कोई भी थीम हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर एक विकल्प जरूर होगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर कोई थीम नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए। इससे पहले 2023 में 111वें बिहार दिवस का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 2022 में 110वां बिहार दिवस का थीम था जल जीवन हरियाली। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए ये अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बिहार की प्रशासनिक संरचना को लेकर हम बात करें तो भारत के 12वें राज्य के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अस्तित्व में बिहार आया था 22 मार्च 1912 को। वर्तमान स्वरूप देख सकते हैं, 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 जो है प्रखंड है, और इसके बाद यहाँ पर 8,397 ये ग्राम पंचायत हैं। और गांव की अगर हम बात करें तो 45,000 से अधिक, 45,103 बोल लीजिए, जो आधिकारिक डेटा है उस आधार पर यहाँ पर चीजों को हमने आपके बीच रखा है। अब जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत जो अरवल बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, 38वां जिला है, इसको लेकर यह ध्यान रखिए कि 20 अगस्त 2001 को गया जिले से अलग कर इसकी मतलब ये अस्तित्व में आया था। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और मगध प्रमंडल में जो 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, और अब इसमें अरवल भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्लियर है। और बिहार को लेकर यहाँ पर वो सारी जानकारी एक परिचय के रूप में आप ध्यान जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये तमाम चीजें अपने आप में बहुत कॉमन है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। राज्यपाल कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कौन सी बार तो 10वीं बार। और गांधी मैदान में सर्वाधिक इन्होंने 19 बार तिरंगा फहराया है। अब देखिए बिहार की स्थापना से संबंधित आप लोग बहुत आसान इसको समझते हैं। देख लीजिए कितने सारे प्रश्न अभी हाल ही में 18, 19, 20, 21, 22 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं बिहार की स्थापना को लेकर, मतलब अलग अलग वे में। कुछ ज़्यादा खास जानकारी है नहीं, लेकिन अलग अलग वे में प्रश्नों को आपके बीच रखा गया है। डेट पूछा गया है, किस यहाँ पर देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, किस बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बेसिकली वही है। और बिहार किन क्षेत्रों को मिलकर बना था जब 1912 की हम बात करेंगे, और इसी आधार पर किनके शासन काल में घोषणा कहाँ हुई थी, राजधानी कहाँ है, बिहार का पहला गवर्नर कौन था, और बिहार से अलग कर झारखंड की स्थापना कब हुई, और इसके अतिरिक्त बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ही पॉइंट को अलग अलग वे में पूछा गया है, तो ये तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यह है कि कंप्लीट कवरेज है तीनों पेपर का। बीपीएससी एडीओ में जो 3 पेपर हैं आपके, सामान्य हिंदी या फिर सामान्य भाषा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, सामान्य अध्ययन, फिर सामान्य योग्यता, तो इस सभी का प्रॉपर टेस्ट ऑनलाइन मोड में आपके एप्लीकेशन पे बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको इसमें एडिशनल तौर पर क्या मिलने वाला है, ये 120 प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। तैयारी बेहतर हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें करंट अफेयर्स का 2025 का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। कंप्लीट जो हमारा मंथली ई बुक आता है, जिसका वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो बिहार स्पेशल है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित 2-2 पीडीएफ आपको मिलेंगे, पूरे साल भर का आपको मिलेगा। तो एग्जाम तक है ये, मतलब ऐसा नहीं कि 2025 का सिर्फ एग्जाम, जब हो सकता है एग्जाम का डेट बढ़ जाए, मतलब मैं ये अनुमान के तौर पर आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम तक का यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा और अपडेटेड रहेगा तमाम चीजें। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। लेकिन अगर आप कहीं 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो उसको लेकर भी एक सेपरेट क्लास है, सेपरेट बैच है। हाँ,
इसको अपने इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, ये 72वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए अभ्यर्थियों को लेकर है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर। और तमाम कोर्स में जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पर जाइए, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान आप लोग रखिएगा, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा न्यू। ये कूपन कोड आपको दिया जा रहा है नए अभ्यर्थियों को 25% का, न्यू 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। वहां पर आपको क्या करना है कि प्लान पैकेज को सिलेक्ट कीजिए। जैसे साल भर का मुझे लेना है तो साल भर का मैंने वहां पर टच किया, उस पर जो आपको दिखेगा सेक्शन, उसके बाद ये कूपन कोड आपको दिखेगा, कूपन कोड को जस्ट टच कीजिएगा, वो अप्लाई हो जाएगा और वहां पर आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार के किस संगठन को जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से मतलब ये पुरस्कार जो है ये 2022-23 को लेकर, मतलब जो जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2022-23 से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया है। और विशेष रूप से कृषि वर्ग के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पुरस्कार जो अभी मिला है, किसे मिला है, तो मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को मिला है। वो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुछ दिक्कत हो रही है, अगर कोई मक्खी भी उड़ता है ना कहीं बोर्ड पे, अगर बैठ जाती है तो वो दिक्कत करने लगता है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। अब यहाँ पर देखिएगा, वही सारी चीज़ों को आपको आपके बीच हमने रखा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है, इसके मार्गदर्शन में राज्य को कृषि क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो पहला पुरस्कार है मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को मिला है, मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड। दूसरा जो पुरस्कार है, इसको लेकर यहां पर यह ध्यान रखिए कि रोहतास जिले के किसान नकुल सिंह को, जो खीर मोहन धान की एक प्रजाति है, इसके पारंपरिक किस्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यहाँ पर इन्हें एक स्थापना दिवस पर, बेसिकली जो PPV एंड FRA यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। इनके द्वारा, तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि बिहार को लेकर कृषि की बात हो रही है, एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। और ये जानकारी आगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 5 बार जो बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है उसकी जानकारी आपके बीच है। 11-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का, फिर 17-18 में गेहूं के लिए। तो इतनी तो इंपॉर्टेंट है ही। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार, सर्वाधिक उत्पादन, बेसिकली मोटे अनाज को लेकर ये दिया जाता है किसी भी राज्य को, तो बिहार को 5 बार मिला है। अब इसमें एक अपडेट है, यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया है कि बिहार के जो वर्तमान में जो नए जो कृषि मंत्री हैं, वो अब आपको ध्यान रखना है कि विजय कुमार सिन्हा नहीं है, बल्कि अब बिहार के नए कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव। क्लियर है, भूलेंगे नहीं, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। और कृषि उत्पादों की बात हो रही है तो लगे हाथों ये भी देख लीजिए कि जो हम बात कर रहे हैं GI टैग की, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली 2023 में कृषि उत्पादों में मरचा चावल जो चनपटिया पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, इसे मिला है GI टैग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो कंप्लीट सूची आप देख रहे हैं, इतना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला आप देख रहे हैं 2025 में गया जिले के या फिर इसके आसपास के पत्थरकट्टी मूर्ति कला को इसमें शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, 2025 में बिहार को एक GI टैग मिला है, पत्थरकट्टी कला, पत्थरकट्टी मूर्ति कला, पत्थरों को काट कर ये तराशी जाती है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, गया से संबंधित है और गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया, ये चीज ध्यान रखिए। किसी भी वस्तु उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए GI टैग मिलता है। इसका जो मुख्यालय, जो हेडक्वार्टर है, वो तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, जो राजधानी है तमिलनाडु की, वहां पर। उससे उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान होती है, एक अलग पहचान मिलती है उस वस्तु या फिर उत्पाद को, जिसे GI टैग मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जानकारी और आपके बीच हमने रखा है, उसमें बिहार के कृषि मंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार के अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया।
ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार बिहार में या फिर भारत में हुआ है। इसको आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं और वो तमाम जानकारी जो इंपॉर्टेंट है इसके उद्देश्य को लेकर वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। दोस्तों यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित, ये प्रश्न को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बतलाऊंगा। देखिए, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो खिताब है ये किस राज्य को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो खिताब है वो महाराष्ट्र को मिला। अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है? आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे देखिएगा। यहां पर महाराष्ट्र को प्रथम या फिर बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा था। ठीक है, ये 2024 वाला संस्करण है जो अभी हाल ही में प्रदान किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा। ये छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल राज्यों को ये पुरस्कार नहीं मिलता है, इसके अतिरिक्त इसमें कई सारी कैटेगरी है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में जो टॉप 3 में है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जिलों में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का खरगोन, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, तमिलनाडु का तिरुनेलवेली और त्रिपुरा का सिपाहीजला, इन सभी को यहां पर सम्मानित किया गया। जिलों में अगर हम देखें तो दोस्तों 2018 में ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किस उद्देश्य हुई थी? तो समुदाय आधारित और सतत जल प्रबंधन को एक प्रकार से बढ़ावा देने को लेकर। इसके कई पैमाने हैं, जैसे कि जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन आदि को लेकर। मतलब ये सारा आयाम है, ये सारे पहलू हैं जिस आधार पर ये रैंकिंग जारी होती है। केवल इतना ही नहीं, इसको थोड़ा सा हम डीप में लेके चलते हैं। आइए यहां पर चीजों को थोड़ा समझते हैं। 2024 को लेकर ये तमाम जानकारी है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कई कैटेगरी है। देखिएगा यहां पर 2024 में यहां पर एक मिसटाइपिंग है, ये उड़ीसा यहां पर नहीं होगा, इसमें आप लोग सुधार कर लीजिए। यहां पर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? तो महाराष्ट्र होगा। तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है, फिर आता है गुजरात, फिर आता है हरियाणा। और इसमें कई कैटेगरी जो है, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, ये तमाम चीज़ें 2024 को लेकर छठे संस्करण में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 2023 में 5वें संस्करण को लेकर ये तमाम बातें। इसमें देखिएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर मिसटाइपिंग हुआ था। तो ये 5वें और छठे को लेकर ये डिटेल जानकारी है, लेकिन इसका रिमेनिंग जो 4 और संस्करण है इस पर जब आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पहला संस्करण का विजेता महाराष्ट्र था, मतलब पहले नंबर पे, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, दूसरा में तमिलनाडु आपको शीर्ष पर दिखेगा, तीसरे में उत्तर प्रदेश आपको शीर्ष पर दिखेगा, चौथे में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और तीसरे स्थान पर बिहार और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से रहा था। बिहार का इसमें ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है। एक तो यहां पर आपको दिखा 3 जगह राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो 2022 में तीसरा स्थान मिला था सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में, एक ये हो गया, और 2022 में एक और मिला था। आइए उसको हम देख लेते हैं। यहां पर जो आप नजर डालेंगे, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार है ये बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को मिला था, ये दूसरा हो गया। तीसरा यहां पर आगे हम जानकारी देंगे, अच्छा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा यहां पर प्रश्न के रूप में आपके बीच हमने रखा है, ये भी बिहार से ही बेसिकली संबंधित है। हाल ही में घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में पूर्वी क्षेत्र, ये कैटेगरी ध्यान रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार यानी कि बेस्ट इंडिविजुअल अवार्ड, ये किसे प्रदान किया गया है? देखिए मुंगेर के रहने वाले हैं किशोर जायसवाल, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो 2022 में आपको ध्यान रखना है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तीसरा पुरस्कार किनके साथ? तो आंध्र प्रदेश के साथ। यहां पर वही था ना, आंध्र प्रदेश के साथ। दूसरा सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार 2022 के अंतर्गत ही बरौनी ताप विद्युत केंद्र को, और तीसरा यहां पर किशोर जायसवाल को, ये पूर्वी क्षेत्र को लेकर बेस्ट इंडिविजुअल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। बेसिकली जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पर वो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसको लेकर चर्चाएं हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों को लेकर वही तमाम जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा नहीं महाराष्ट्र होगा। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पे, अगला 18 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित ड्रैगन बोट चैंपियनशिप 2025 जो कटक उड़ीसा में आयोजित हुआ, ये 1000 मीटर
रेस में आपको ध्यान रखना है रजत यानी कि सिल्वर तथा 500 मीटर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक जीतने वाली टीम जो है ये किस जिले की रही है। तो इसका जो राइट आंसर है बेसिकली ये जो टीम है ये बिहार के पूर्णिया जिले की रही है। जो ड्रैगन बोट चैंपियनशिप है जो बेसिकली आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख के चीज़ों को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल और 500 मीटर तथा 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और विजेता खिलाड़ी में जो बेसिकली पूर्णिया से संबंधित है वो यहाँ पर देख रहे हैं। अब बिहार के जो खेल मंत्री बदल चुके हैं, श्रेयसी सिंह है, ये चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न और भी कई सारे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं यहाँ पर प्रश्नों को कवर करूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, मैं इसका PDF फाइल आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कई सारे प्रश्न देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 28 से 30 प्रश्न है। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं और इस सेशन को आगे कर पाऊँ। ठीक है, तो सेशन को अभी हम एंड करते हैं। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, क्लास लेने में मैं असमर्थ था। आपने देखा कि बीच में कई बार हमने इसको रोका भी। ठीक है, गला सूख रही है और सर बहुत दर्द दे रहा है, तबीयत इस तरह से खराब है। अगर मैं ऐसे से भी कर रहा हूँ ना, लग रहा है कि खोपड़ी अंदर से हिल रहा है। तो रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, दवाई मैं खा रहा हूँ। 2 दिन पहले मुझे लगा कि सुधार हो चुका था, मैंने बता भी दिया। और आप लोग जो कॉल मैसेज कर रहे थे उनसे मैंने कहा कि 2 दिन में क्लास शुरू भी हो जाएगी, लेकिन फिर से ये परेशानी देखने को मिला है। सुबह जब मैं उठता हूँ सो के तो गला से मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो ये सारी परेशानी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर कभी हम इसको चर्चा आपके बीच करेंगे। ये पहली बार होगा जो 2022 में इस सीरीज की शुरुआत हुई थी, जो पहली बार है हमने इसे पूरा नहीं किया। हालांकि कंटेंट आपका रेडी है, PDF आपको मिल रहा है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस हम पुनः से आपसे ये बोलेंगे कि क्षमा प्रार्थी हैं कि इस चीज़ को हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहे। अर्थात हो सकता है मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर जरूर आ जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न 8 से 9 प्रश्न बचे हुए थे। इसको आप लोग PDF में ही पढ़ लीजिएगा। सेशन को हम यही एंड करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपको बोला है कोर्स को लेकर, इसलिए ये बताना जरूरी है। कई बार होता क्या है कि आप लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, मैं देखता हूँ आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग परेशान हो जाते हैं कि सर PDF मिल ही नहीं रहा है, कहाँ मिलेगा। आइए एक बार मैं पुनः वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं कि यही वो कोर्स है विजेता बैच करंट अफेयर्स का। इसी में आपको तमाम PDF मिलते हैं। ये वाली विजेता बैच कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी तबीयत सही हो जाए और क्लासेस रेगुलर चले। और मैं प्रयास करूंगा, अभी मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा क्लासेस आपका जो डेली वाला है वो शुरू हो जाए सुबह से और रेगुलर चलती रहे। अगर कोई दिक्कत रही, ज़्यादा तबीयत खराब रहा, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। इसकी सूचना मैं आपको जरूर दे दूंगा। दोस्तों बस आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।